ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो आया है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो भी देख सकते हो, और सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना। कॉलम मैट्रिक्स देखो भाई, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या रहता है, एनी आइडिया? नहीं? चलो भाई, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और रोज कितनी भी हो सकती, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 5 3 4, आप गौर करिए रोज कितनी है, 4 रोज है, और कॉलम कितना है, एक है। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम आपके पास एक ही हो और रोज कितनी भी हो सकती है, 4 ही लिखी है मैंने, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स आपके पास एक मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब आपके अपने एक बनाना है, और यहाँ पे 1 5 7 डॉट 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 8, इस तरीके से। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, कितनी भी रोज हो सकती हैं, बट कॉलम क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया? ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स जो होती है उसकी पहचान होती है, वो इस तरीके से खड़ी हुई मैट्रिक्स रहती है, ऐसे रहेगी। ठीक है, खड़ी हुई मैट्रिक्स रहेगी, कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इसी तरीके से रो मैट्रिक्स क्या होती होगी? बिल्कुल सही बात है, जिसमें एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लेटी रहती है, इस टाइप की मैट्रिक्स है। ओके, जैसे यहाँ पर 5 2 9 6 4 डॉट 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 8। तो आप गौर करिए, इसमें जो आपने कॉलम्स बनाए हैं वो काफी सारे हैं, लेकिन रो जो है वो एक ही है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। A matrix is said to be column matrix if it has only one column। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा जी, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, देखो डिस्कशन बहुत मस्त है। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स में डिस्कशन बहुत मैटर करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो आप बताइए क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है? क्या ये रो मैट्रिक्स है? आंसर है बिल्कुल यस। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो रो मैट्रिक्स क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देख रहे हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल, ये बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है, इसे जरूर सीखें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर भी है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। जितना भी डिटरमिनेंट चैप्टर है उसमें जितनी भी मैट्रिक्स यूज होंगी वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर सीखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जिसमें आपके जितने रोज हैं उतने ही क्या हो, कॉलम्स। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रो है, तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। अब चाहे आप उसकी जगह 4 5 7 9 ऐसे करके, ऑर्डर आपका क्लियर दिखाई देता है, 2 by 2 का ऑर्डर है यहाँ पर। कभी कभी इस 2 by 2 के ऑर्डर की जगह कुछ और बात बोली जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं आप। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये सफिशिएंट होता है 2 by 2 बोलने के लिए। यार ने स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है, रो और कॉलम तो क्लियर ही हो गए। तो सिर्फ एक ही अल्फा, एक ही नंबर से आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर देते हो। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स पहले बोल चुके हो,
ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने के बाद आपको बस ऑर्डर 2 बोल देना है इस तरीके से और आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। कोई इशू है तो बताएं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब एक चीज और बताओ भाई, ये तो मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 लिखा है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? आंसर है यस। ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 की है। ओके, या ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसी तरीके से 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की, 4x4 की, वैरायटी के साथ। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी एक बात और जान लीजिए। अब जब कभी भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो पहला वाला जो है वो A11 कहलाता है, नेक्स्ट वाला A12, तीसरा वाला A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैट्रिक्स जो है आपकी, इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनमें आप गौर कर रहे हैं आई और जे सेम है, इनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर कोई पूछे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसमें आपका रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है। ठीक है, नॉर्मली स्क्वायर जब कभी हम बनाते हैं तो हम जो डायगोनल है वो दोनों तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ यही होते हैं। भैया पल्ली तरफ से क्यों नहीं होते, बताओ इस तरफ से क्यों नहीं होते? क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है, गौर करिए ना, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 3 है, चलो 2 2 तो ठीक है, लेकिन 3 1 है, ये भी गलत है। लेकिन इस साइड से अगर आप देखो तो 1 1 2 2 और 3 3, तो डायगोनल एलिमेंट्स यही हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही भैया क्या डायगोनल एलिमेंट होते हैं? आंसर है यस। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेशक आपको A11 A22 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स बना लूं थोड़ी सी बड़ी सी, और मैं इधर A11 दे दूं, A12, A13 और A21, A22 और A23, और मैं कहने लगूं कल को यार ये देखो सेम है, ये देखो तो ये डायगोनल है। आंसर है नहीं, ये डायगोनल नहीं होंगे। डायगोनल सिर्फ किसमें, कौन सी मैट्रिक्स में होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कोई डायगोनल मैट्रिक्स, कोई डायगोनल्स। ठीक है, पहला कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है ज्योति? जिसमें एक ही कॉलम हो और बहुत सारी रोज हो। रो मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें कॉलम बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या पढ़ाया था? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने डायगोनल एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही आती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अब हम काफी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहली मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स देखने को मिल रही है। और अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, एक कौन सी मैट्रिक्स के अंडर है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके तो ये सारे रूल फॉलो करेगी करेगी, कुछ एक्स्ट्रा भी रूल फॉलो करेगी। तो स्क्वायर, तो कोई पूछे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज, जो भी हम जो भी बात होगी आप। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट किसके अंडर आ रही है? स्क्वायर। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स की जरूर प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपके नॉन जीरोज होते हैं, मतलब ये कुछ नंबर होंगे। A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero. Actually diagonal elements क्या है वो इतना मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब ये वाले जो थे A11, A22 और A33, ये वाले डायगोनल एलिमेंट थे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए जो बाकी के बच गए? जैसे कि A12, A13, A23, यहाँ पर A21, A31 और A32। तो ये जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लियर कर देते हैं।
A square matrix is said to be diagonal matrix. एक square matrix diagonal matrix कहलाएगी if its all non-diagonal elements are zero. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर ये जीरो हो जाए तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स. तो भैया इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, और ये 0 0 0 और यहाँ 0 0 0, क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है. आंसर है यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है. अच्छा भैया अगर ये 1 1 1 हो, यहाँ 0 0 0 हो, अब आप बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आंसर है यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स. समझा? क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स उससे भी बड़ी है. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अंदर है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपको एक और मैट्रिक्स देखने को मिलेगी. ठीक है, थोड़ा सा गौर करिए. क्लियर हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है? ओके, डायगोनल मैट्रिक्स दिस इज INJ. ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स. थोड़ा सा गौर करिए, पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आपने कौन सी पढ़ी? डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन आई तो आपने क्या बोला? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो. ये डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन है. और डायगोनल एलिमेंट के अंडर आप एक और मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स. उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are equal. मतलब यह है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो. तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती थी? कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो. तो स्केलर मैट्रिक्स के भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो. उसने कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो कोई बोला ही नहीं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो ही, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? सेम. अब चाहे तो 1 1 हो, चाहे वो 5 5 5 हो, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो इसको आप डायगोनल एलिमेंट्स को सेम करने की बात है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करने की बात. और ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स. मैं स्केलर मैट्रिक्स की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, प्लीज थोड़ा सा कंफर्म करिएगा. अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, अरे उसको ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are equal is said to be a scalar matrix. diagonal elements कैसे हो? सेम हो. ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो कहीं ना कहीं स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. और इसमें भैया क्या इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है क्या ये 1 1 नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं 1 1. ठीक है, लेकिन इसने और एक और टाइप आपको ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये भी काफी फेमस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय आई भी करते हैं हम, आई से डिनोट कर दूंगा. देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच elements in the diagonals are all 1 and rest of all elements are 0 is called identity matrix. In the other words, a square matrix is an identity matrix. तो इसने कुछ एग्जांपल्स उठाए आपके पास इस तरीके से. तो अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में और थोड़ा प्रिसाइज करने की बात करूं कि ना जी, उसने स्केलर मैट्रिक्स तो कहती है कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस चीज को और प्रिसाइज कर देती है और फोकस डालती है कि ना जी ना, क्या होना चाहिए? 1 1 ही होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो अगर कोई पूछे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोल सकते हो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, क्या कहलाती है? और बाकी जो और वाले वो तो स्केलर मैट्रिक्स बोलने से ही क्लियर हो रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो ही जाएंगे. ठीक है, उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. क्लियर? ठीक है. अच्छा, अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूं किसी मैट्रिक्स में,
अब आप मुझे बताइए क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? आंसर है यस। क्या ये रो मैट्रिक्स है? बिल्कुल। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी थी? नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं नहीं, अपना ये बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स है? डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी? तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है? नहीं, क्यों? इसमें जीरो एलिमेंट ही नहीं है। नॉन डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है तो लेकिन आपको कैसे पता कि जीरो है या नहीं है? ऑर्डर अब जब ऑर्डर ही वन वन का है तो हो सकते हैं ना जीरो भी तो। सही बात है। वो चीज है नहीं, अगर वो मतलब भाई किसी चीज की आप एग्जिस्टेंस कब मानोगे? मतलब मैं अगर कहूँ भाई नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो पहले दिखे कि हाँ भाई पांच है, तभी तो बोलेंगे भाई नॉन जीरो। अब वो जो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है? वो आपके पास, आप उसको जीरो के रूप में लेके चलोगे। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अच्छा, क्या ये आपके, हाँ कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है। अच्छा, और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद फिर हम स्केलर, क्या ये स्केलर है? स्केलर क्या कहती थी? डायगोनल एलिमेंट्स बराबर। तो डायगोनल एलिमेंट बराबर तो है, बनी तो है डायगोनल एलिमेंट तो तीनों में होना चाहिए। तीनों में। अच्छा यार, ये वन बाय वन का है, नहीं है इसमें तीन। अब कल को अगर दो बाय दो को हुआ, वन वन, यहाँ जीरो जीरो। अब बताओ क्या ये है आपके पास? तो तीन का नहीं है, इस बार एक का ही है, तो ये आपके पास स्केलर भी है। क्या ये आइडेंटिटी है? हाँ ये आइडेंटिटी भी है। तो समझ रहे हो, एक ही मैट्रिक्स सारे रोल प्ले कर रही है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स हम जो बात कर रहे हैं वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है। अच्छा, ये स्केलर के अंडर, ये अपने इसके स्क्वायर के अंडर नहीं आती? आ भी सकती है, नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, बहुत जीरो भी कह देते हैं, ठीक है, बट ओ, ओ इसका ज्यादा अच्छा वर्जन है। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स जो है उसमें आप कितने बाय कितने की भी बना सकते हो, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, और ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स टाइप भी हो सकती है। तो जीरो मैट्रिक्स, तो आपने कौन कौन सी मैट्रिक्स पढ़ ली? आपने रो पढ़ ली, आपने कॉलम पढ़ ली, आपने स्क्वायर पढ़ ली, फिर आपने डायगोनल, फिर स्केलर, आइडेंटिटी एंड देन जीरो। तो आपके पास टोटल 7 मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है दो मैट्रिक्स कब इक्वल मानी जाएंगी। देखो, दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को बराबर करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्वालिटी कटनी है। कटा हुआ ना कटा हुआ तो सीख लो, तो आप सीख ही लो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ a है। अगर दो मैट्रिक्स अगर मैंने इक्वल कह दी ना, तो आप इनसे इन बातों को पिक कर सकते हो कि 5 किसके बराबर है? x, y जो है, z जो है वो 3 के, और a जो है वो 2 के। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कहने का मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल हो जाना, तभी कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छी है ये, इससे इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशंस आ जाती हैं आपको बहुत सारी, फिर वो इक्वेशन सॉल्व करना वो एक अपना हिसाब किताब है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिनोट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x2 की, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? आंसर है 6। ठीक है, अच्छा जी, क्या इसी तरीके से हम इस बात को उल्टा भी कह सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, ऑर्डर के बारे में क्या कह सकते हो? वो हम ये कह सकते हैं कि सर भैया वो ऑर्डर 1/6 का भी हो सकता है, वो ऑर्डर 6/1 का भी हो सकता है, वो ऑर्डर भैया 2/3 का हो सकता है, और 3/2
2 का भी हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कहीं 18 है तो आपको समझना पड़ेगा कि 1/18 का हो सकता है, और 18/1 का हो सकता है। तो ना ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 के बाद फिर 2, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर 2/9, फिर 9/2, फिर 3/6, फिर 6/3। 4 से तो 18 बनता ही नहीं है, 5 से भी नहीं बनता, 6 से भी, 6 तो उल्टे लिख दिए। तो यही है, उल्टे लिखते चल रहे थे ना साथ में। आगे होगा समझ में? ठीक है, आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देख लीजिए, बस खाली क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसा लगेगा मेरे करने लायक है मैं कर दूँ। ऑर्डर रो बाय ऑर्डर रो बाय कॉलम होता है, रो पहले बोली जाती है, रो को महत्व ज्यादा दिया गया है कॉलम के कंपेयर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, 2 5 19 -7, ठीक है, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70, ये मैट्रिक्स आपके पास। और आपको बोला इसका ऑर्डर बता दो। एक तो ऑर्डर बताना भी इसका कितना है, 3x4। सही है, रो को पहले महत्व है, कॉलम को बाद में। उसके बाद बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो कितने हैं, तो 12 हैं, 4 3 12। ठीक है, और राइट डाउन द एलिमेंट्स। A13 बताइए इसका कौन सा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 है। इसी तरीके से A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। ठीक है, इसी तरीके से A23 और बता दो, 5/2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं। आप मुझे बताइए उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब 24 लाना है तो कैसे कैसे आ सकता है, 1 into 24 से 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 4 into 6, 6 into 4। बस बाकी तो मेरे ख्याल से यही चल जाएगा उल्टा, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स है उसके। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरीके से उसने पूछा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसके 13 है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताओ ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो दो ही हो सकते हैं, एक तो 1 into 13 और एक 13 into 1, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो यही दो नंबरों के मल्टीप्लाई से ही आएगा। नेक्स्ट वाला, एक 18 एलिमेंट है, बता दीजिएगा। 5 एलिमेंट ये आप खुद ही कर लेंगे, समझदार हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, बोला है कंस्ट्रक्ट करिए एक मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाइए एक 2/2 की मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से कि जो आपका A I J उसमें यूज करना है आपको। ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मूला लिखा गया कि A I J उसकी वैल्यू मिलेगी आपको इससे, I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इससे। अब भैया अगर 2/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे वैल्यूज होंगी वो A11, A12, A21 और A22 यही होंगी। अब A11 लाने के लिए आप खुद सोचिए, I और J की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 1 1। फिर 1 2 लाने के लिए I की जगह 1 और J की जगह 2। फिर 2 1 लाने के लिए I की जगह 2 और फिर 1। ठीक है, और A22 लाने के लिए फिर उसी हिसाब से, समझ में आया? तो एक बार आप 1 1 रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, दैट विल बी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 काट दिया। मतलब आप डायरेक्ट देखो, आप 12th क्लास में हो, आप हर चीज को नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इतना अलाउड होता है 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, और आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना आपका शार्प होता चला जाएगा। अब जितना लेट करोगे इस काम को, जितना पेन पेंसिल ज्यादा यूज करोगे, उतना इशू है। ट्राई टू मेक इट फास्ट। ठीक है, 1 + 1 आपके पास 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दिया तो 2, तो आंसर 2। अब ऐसे ही हम लोग 1 2 के लिए और कर रहे हैं, यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, भाई 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर
9/2। ठीक है, ऐसे ही आप A21 के लिए भी निकालोगे, अब मेरे ख्याल से यही आएगा 9/2। और इसी तरीके से A22 के लिए 2+2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी आपके पास, बिल्कुल 2, 9/2, 9/2 और 8। डेसिमल्स में, हाँ डेसिमल में लिख सकते, फ्रैक्शन में छोड़ दें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलेगा। नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले दे सकता है, लेकिन बनवाएगा आपसे 2/2 की मैट्रिक्स, जैसे उसने किया भी है। पहला फॉर्मूला हमें ये दिया है बनाने के लिए, दूसरा वाला जो है वो है -I/J, तो इसके हिसाब से बनाओ 2/2 की मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आगे भी एक और, ठीक है, हाँ? अच्छा माइनस में, चलो इक्वल टू दोगे, ठीक है, समझ में आया? तो अलग अलग फॉर्मूले आपको ये दे सकता है बनाने के लिए। ओके, फिफ्थ वाला भी मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूँ एक और, देखिए क्या लिखा हुआ है 6 में। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल भाई, देखो मैट्रिक्स इक्वल रखी हुई है आप, और इक्वल में लिखी हुई है भैया, बहुत बड़ी बात है, इक्वल में लिख देना। ठीक है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और 5 तो 5 है ही, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगला वाला भी है। अच्छा, अब आप ही बता दीजिए अगले वाले के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है डायरेक्ट मिल जाएंगी, ये बताओ। x + y किसके बराबर है? 6 के, है ना, कंपेयर से। और एक और इक्वेशन मिल रही है 5 + z = 5, और एक और मिल रही है x, y = 8। तो जितनी भी इक्वेशन मिल रही है वो सारी आपको लिख लेनी है। मेरे ख्याल से इस वाली इक्वेशन से आप z बड़ी आसानी से निकाल लोगे, z 0 है। अब ये दो इक्वेशन है, और एक ये और एक ये। भाई अगर मैं x को अकेला करूं तो मैं 6 - y लिख सकता हूं। इस चीज को उठाकर अगर मैं इसमें प्लेस करूं 6 - y और यहाँ पर y और = 8, तो मेरे ख्याल से एक y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और वो भी दो मिलेंगी, क्वाड्रेटिक होगा, ये बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 6y - y² = 8। सबको पल्ली तरफ लेके चलोगे, यहाँ हो जाएगा y² - 6y और प्लस का 8। फिर आप इसको, हाँ जी बिल्कुल, 4 और 2 बना के लिख दोगे, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, हाँ या ना? एक वैल्यू आएगी और एक और वैल्यू आएगी y की। दोनों वैल्यूज के लिए x निकालना है, एक वैल्यू के लिए नहीं, दोनों वैल्यूज के लिए x निकालना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक ही वैल्यू निकाल देते हैं और फिर x निकाल देते हैं, उससे कट जाता है नंबर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक वालों को भी चेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी चेक हो गया, आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ एक चीज और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करिए, वैसे तो वो काफी इजी लग रहा होगा देखने में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो इजी रहे और समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। कंचन, क्वेश्चन नंबर 9 से बताओ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। बोला x और y की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूंगी मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैट्रिक्स को इक्वल कर लेते हैं, ये अपने आप आपको वो वैल्यूज बता देंगे जिनके ये इक्वल होंगे। ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स और साइड में 0, y - 2, 8 और 4। मैट्रिक्स इक्वल दी नहीं हुई है, लेकिन आपको बोला x y की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इफ मैंने देन वाली कंडीशन फुल कर दी, इफ वाली मुझे अपने आप पता चल जाएगी। उसने बोला मैट्रिक्स इक्वल, मैंने मैट्रिक्स इक्वल ही कर दी, अब मेरे को एक्स वाई की अपनी वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो भाई ये इक्वल है, और 4 बड़ी आसानी से मिल जाना चाहिए। भाई 4 को आप इसको उधर भेज दोगे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और -3x, x की वैल्यू कितनी होगी -2/3। ये मेरी एक x की वैल्यू आई है, ठीक है। एक और वैल्यू हम लोग देख लेते हैं x की, ठीक है। और देखो सुनो, अब ये आपके पास क्लियर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2/3। अब यहाँ पर एक वैल्यू तो आपके पास -2/3 है। आइए चलिए इससे और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3x + 7 = 0, तो आपके पास 3x = -7, x इक्वल टू कितना हो गया -7/3। अब x की वैल्यू आपके पास -7/3 भी आ रही है। अब यार ये बात तो गलत हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी x की वैल्यू -2/3 है, एक तरफ x की वैल्यू -7/3 है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो आंसर है इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आपके पास सेम वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता कि ये तो x की वैल्यू कुछ और बता दे और ये x की वैल्यू कुछ और बता दे, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को सेम वैल्यू ही बतानी पड़ेगी, ए वेरिएबल इज सेम। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अच्छा भैया y तो चलो इसमें हो जाएगा। y देखो देखो, जैसे y वाला केस है, y + 1 = 8, y की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये ठीक है। अच्छा इसको देख लेते हैं ना, इसमें नहीं हो रहा ना। 5 = y - 2, y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2 उधर भेजोगे 7। यहाँ y गौर करिए दोनों में कैसा है, ऐसा चाहिए था। तो y तो 7 है, लेकिन x क्या है, x नॉट डिफाइंड। x के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है क्या? क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है। द नंबर ऑफ, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, अब पीटीज में आपको पूछा जाएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry 0 और 1 is, ठीक है। और आपको उन्होंने दिए हैं यहाँ पे 27, बी जो दिया है वो 18, सी जो दिया है वो 81 और जो डी दिया है वो है 512। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्लियर करते हैं क्या लिखा है इसमें। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, बोला कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं 3x3 ऑर्डर की, अगर एंट्री जो है वो क्या हो 0 और 1। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊं भी, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, और इस तरीके से A31, A32 और A33। ये वाला जो है आपका एलिमेंट, ये कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 तरीके से, या तो इस पे 0 आएगा या तो इस पे 1 आएगा। तो मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट की बात है, ध्यान रखिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो अरेंजमेंट सीखा था हम लोगों ने उसमें। ये वाला कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 तरीके से। ये वाला कितने तरीके से भर सकते हैं हम? 2 तरीके से। ये वाला, तो ये सारे ही मेरे ख्याल से कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? 2। अगर मैं इनको अरेंजमेंट निकालूं, टोटल कितने तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 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 है, यहाँ सब 1 है, तो ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 हो जाए, यहाँ 1 1 1 1 रहे, तो ये एक अलग मैट्रिक्स है। तो मतलब देख रहे हो, एक एक सिंगल सिंगल अलग अलग मैट्रिक्स बन रही है, और हर एक जगह कितने तरीके से कवर की जा सकती है? 2 तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ बेस निकालने हैं, तो है 2x2x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 ही है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 51। तो ये आपके पास दिया जाएगा 5 है 9C2। हाँ कर सकते हैं, वो भी अगर आपका बनता है तो बना, लेकिन उसमें तो मेरे ख्याल से भी आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, अरेंजमेंट ही मैटर।
ठीक है, तो 2 की पावर 9 आप इसमें लगाएंगे। ओके, चलो ठीक।